नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे ऊपर भरोसा किया है, और जो भरोसा किया है मैं आपको मंजिल तक पहुंचा के ही दम लूँगा। ठीक है, तो निशांत ज्ञान की पूरी टीम आपके साथ जुटी हुई है, कंधे से कंधा लगा करके आपके मंजिल तक पहुँचाने के लिए। आज मैं आपके सामने जो है हिंदी के महा चैलेंज टेस्ट के रूप में जो मेरी एक श्रृंखला चलती है, 25-25 क्वेश्चनों का महा चैलेंज टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हिंदी के एक विशेष पैकेज का मतलब मैं आपको समझा दूं कि जैसे इसमें किसी एक टॉपिक का टेस्ट नहीं होता है, इसमें जो है पूरी हिंदी का एक पैकेज के रूप में आपको टेस्ट दिया जाता है। उस टेस्ट को आप किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद आप अगर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मैंने इतना अंक अर्जित किया, तो मुझे बेहद खुशी होगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका फायदा होने वाला है। आज जो है 25 क्वेश्चनों का टेस्ट लिया जाएगा आपसे। क्वेश्चन जो है व्हाइट बोर्ड के एक किनारे पर लगेंगे, या तो हमारे यहाँ पर लगेंगे, तो व्हाइट बोर्ड के एक किनारे पर क्वेश्चन लगेगा और उसके आंसर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो हमारे हाथ में एक मोबाइल है, यहाँ से मैं प्रश्न लगाता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन लगाया जाता है। ठीक है, तो आपसे एक उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के आपका कोई भी पैसा नहीं कटता है, सब्सक्राइब करने पे कोई भी दिक्कत नहीं होती है आपकी। सब्सक्राइब करने से बस यही फायदा होगा कि मेरा जो वीडियो जाएगा आपको अपडेट मिलता रहेगा कि फला वीडियो आया है। ठीक है, तो पहली बार अगर आप चैनल पर आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी के महा चैलेंज टेस्ट के रूप में। तो उम्मीद करूंगा हमारी जो टीम है वो तैयार होगी क्वेश्चन को लगाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाइए, पहले क्वेश्चन पर लगाइए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर जो है दोस्तों कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो शब्दालंकार के भेद होते हैं, मैं यहाँ पर चर्चा कुछ डिटेल में चर्चा करूंगा। अलंकार जो है दोस्तों, अगर आपसे बात की जाए अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो अलंकार जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो होता है एक शब्दालंकार, ठीक है, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। ठीक है, तो इसी शब्दालंकार में एक भेद होता है। शब्दालंकार के तीन पार्ट होते हैं, शब्दालंकार के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है अनुप्रास, एक होता है अनुप्रास, एक होता है यमक, एक होता है श्लेष। ठीक है, तो ये अनुप्रास अलंकार यहाँ पर पूरा मैं चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा अलंकार का। तो शब्दालंकार का एक पार्ट होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है दोस्तों, जहां यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। ठीक है, एक वर्ण की आवृत्ति, जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, कानन कुंडल कुंचित केसा। इस उदाहरण में कानन कुंडल कुंचित केसा में क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पर निर्देश नहीं दिया गया, मैं आपको निर्देश बताता हूँ। यहाँ पर जो है चार ऑप्शन दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य सही है, उसी सही वाक्य का आपको चयन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, चारों को आप पढ़ने का प्रयास करिएगा। इसमें जो है भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है यही कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो सही रूप से वाक्यों का चयन जो किया गया है, शब्दों का चयन स्थान जो सही रूप से किया गया है वो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यही इसका राइट आंसर है। ये अच्छी तरीके से लिखा गया है, इसमें जो है शब्दों का जो फेरबदल होता है वो आसानी से सही ढंग से किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो तुम्हें इस कार्य के लिए पारिश्रमिक मिलेगा। यहाँ पर क्या है, पारिश्रमिक जो दिया गया है वो गलत दिया गया है, अशुद्ध रूप में दिया गया है, आपको शुद्ध रूप में छांटना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही है उसका चयन आपको करना है। देखिए जो दोस्तों आपको मैं बता दूं, पारिश्रमिक जो लिखा जाता है, आप अगर पढ़ते होंगे तो वहां पे देखिए पारिश्रमिक किस तरीके से लिखा जाता है, पारिश्रमिक। ठीक है, पारिश्रमिक किस तरीके से लिखा जाता है, यही है पारिश्रमिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा पारिश्रमिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। महंत जी का अध्यात्म ज्ञान, महंत जी का अध्यात्म ज्ञान है। ठीक है, महंत जी के पास अध्यात्म ज्ञान है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे, अध्यात्म को आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, अध्यात्म किस तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए, अध्यात्म, इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये अध्यात्म नहीं होता है दोस्तों, ये होता है आध्यात्म। क्या होता है? आध्यात्म होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अध्यात्म नहीं होता। ये सही है और ये वाला गलत है। ये नहीं होता, अध्यात्म बिल्कुल भी नहीं होता है। हम लोग बोल देते हैं वैसे ही अध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। आध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए। इसमें जो पहला अ है वो दीर्घ अ है। ठीक है, समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है कभी न कभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छंद से संबंधित है। जो मेरी श्रृंखला छंद की चल रही है, अगर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं छंद इस समय पढ़ा रहा हूँ। तो छंद को पढ़ते समय जो विराम आता है, विराम को क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मैंने कई बार बताया है, जब मैं छंद की परिभाषा को बताता हूँ और वहां पर यति नामक शब्द में इस्तेमाल करता हूं, तो मैं आपको बताता हूं यति क्या होता है। छंद को पढ़ते समय जो ठहराव आता है, जो रुकाव प्राप्त होता है, वही होता है यति। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, छंद को पढ़ते समय जो विराम होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे यति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो क्या है? एक मिनट, इसका जो राइट आंसर है वो है बी। क्या है? बी। इसका भी राइट आंसर बी है। ठीक, तो जो ठहराव उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। छंद मतलब कोई गीत जो नियमितः लिखा गया हो, वही छंद है। ठीक है, तो उसको पढ़ते समय बीच बीच में कहीं पर कॉमा लगा है, कहीं पर रुकना है, रुक कर आपको गाना है उसे, तो उसे कहते हैं ठहराव, और उसे व्याकरणिक भाषा में यति बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, तो छंद में मैंने आपको पढ़ाया है दोहा क्या होता है और दोहे का उल्टा क्या होता है। ठीक है, इसमें मैं डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा। तो ऑप्शन नंबर ए है बरवै, बी है रोला, सी है सोरठा, डी है मालिनी। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सोरठा जो है दोहे का उल्टा होता है। ध्यान रखिएगा, सोरठा बिल्कुल दोहे का उल्टा होता है। मैं एक बार दोहे को बोल देता हूं। दोहा क्या होता है? दोहा एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक उसी तरीके से सोरठा में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में वही 11 मात्राएं हो जाती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हो जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस को रस में किसके साथ, मतलब श्रृंगार रस में, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन लिखा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यही है, श्रृंगार रस को किस रस से तुलना की गई है। श्रृंगार रस को किस रस से तुलना किया गया है, यही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है हास्य रस, बी है भयानक रस, सी है रौद्र रस, डी है शांत रस। ठीक है, जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो क्या है, एक बार बताने का कोशिश करिएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो बताने का कोशिश करिएगा। हास्य रस। क्या है? हास्य रस। ठीक है, हास्य रस जो है श्रृंगार रस का क्या होता है? हास्य रस श्रृंगार रस का चेला होता है। चेला मतलब साथी होता है। ठीक है, श्रृंगार रस में क्या होता है? श्रृंगार रस एक होता है संयोग श्रृंगार रस, एक होता है वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं जिसमें आपको हंसी उत्पन्न होगी। ठीक है, और हास्य में क्या होता है? हास्य में हंसी उत्पन्न नहीं होती है। तो श्रृंगार रस का जो साथी होगा, जो चेला होगा, शिष्य होगा, वो क्या होगा? हास्य रस होगा। ठीक है, श्रृंगार रस को हास्य रस से थोड़ा सा को रिलेट किया जाता है, संबंध बनाया जाता है। समझ में आया आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। क्या दिया गया है? रसराज की संज्ञा दी गई है श्रृंगार रस को। तो वही आपसे क्वेश्चन किया गया है, श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा था? ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है, लेकिन किसने दिया है? आपको यही क्वेश्चन बताना है, यही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है भोजराज ने। इसी तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है,
जो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, आप लोग जानते होंगे कि श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। लेकिन श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा था ये आप नहीं जानते होंगे। मैं आज आपको बताता हूं। श्रृंगार रस को रसराज जो है भोजराज जी ने कहा था। किसने कहा था? भोजराज। ये भोजराज कौन थे? ये भोजराज जो है परमार वंश के एक राजा थे। वही भोजराज थे जिन्होंने उज्जैन बसाया था। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में उज्जैन है, वही जो है भोजराज। ठीक है, भोजराज के बारे में बहुत ज्यादा कहानियां हैं, आप कहानियों को पढ़ लीजिएगा भोज के बारे में। तो वही जो भोजराज हैं, इन्होंने ही श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूत धागा। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लगाया गया है, एक क्वेश्चन है अनेकार्थी शब्द का। सूत का एक मतलब होता है धागा, और एक सूत का क्या मतलब होता है वही आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है साथ, बी है इंगित, सी है सारथी, डी है तुच्छ। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। सूत का एक मतलब सारथी भी होता है। क्या होता है? सारथी। आप लोगों ने महाभारत अगर देखा होगा, महाभारत का जो सीरियल टीवी पर आता है, अगर आप लोगों ने इसे देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि सूत पुत्र के रूप में किसे जाना जाता है। सूत पुत्र के रूप में जो है कर्ण को बार बार संबोधित किया जाता था, आप सूत पुत्र हैं। उसे जो है बार बार इसके लिए जो है कई कार्यक्रमों में उसे रोका गया है सूत पुत्र होने के नाते। ठीक है, तो वहां से आप थोड़ा सा कोरिलेट करिएगा। कोई भी चीजें जो आपके समाज में चलती हैं, जो आपके आगे पीछे होती हैं, कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा से भी मैटर करता है। ठीक है, तो वो सब का ध्यान रखिएगा, वो ऐसे भी क्वेश्चन परीक्षाओं में लड़ जाते हैं। तो सूत, अगर आपने महाभारत देखा होगा तो आप वहां पे देखे होंगे सूत पुत्र, मतलब सूत पुत्र का मतलब कहां से है? सारथी से है। तो समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन है वार को जो है द्वार भी, वार का मतलब क्या होता है? द्वार। और एक वार का क्या मतलब हो, यही पूछा गया है। अनेकार्थी मतलब इसका एक और अर्थ है। ठीक है, तो वार का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है रोक, बी है कंद, सी है विलाप, डी है आकृति। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है रोक। वार का एक मतलब होता है रोक। क्या होता है? रोक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कहा जाता है उस पर वार कर दीजिए, मैंने उस पर वार कर दिया, मतलब मैंने उसे रोक दिया वहीं पर बलपूर्वक। ठीक है, समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। मैंने बार बार बताया है कोरिलेट करके। किसी शब्द को याद करना हो तो किसी से संबंध बना करके याद करेंगे तो आपको जीवन भर वो याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अवनि का विलोम क्या है? ठीक है, तो अगर आप लोग धार्मिक कार्यों से संबंध रखते होंगे तो सुंदरकांड में एक लाइन है अवनि ने आवत एकौ तारा। ठीक है, अवनि ने आवत एकौ तारा, वहां पे सुंदरकांड का एक चौपाई का अर्थ है अवनि ने आवत एकौ तारा। वहां से कोरिलेट करिए। अगर आपने पढ़ा है तो कोरिलेट कर लेंगे, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप जानिए अवनि का मतलब क्या होता है। अवनि का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, अवनि का मतलब होता है पृथ्वी। अब पृथ्वी का विलोम अगर आप जानते होंगे तो अवनि का विलोम आप बता लेंगे। पृथ्वी का विलोम क्या होता है? आकाश होता है। तो अवनि का विलोम क्या होगा? इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है, सी है अंबर। यही अंबर जो है अवनि का विलोम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। अवनि का मतलब होता है पृथ्वी और अंबर का मतलब होता है आकाश। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, जो विलोम शब्द वाली बात होती है, विलोम शब्द को जैसे अगर तत्सम में शब्द पूछा गया है, तत्सम में शब्द दिया गया है तो तत्सम में ही उसका विलोम बताइए। अगर तत्भव में दिया गया है तत्भव में ही उसका विलोम बताइए, तभी सही होता है। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देते हैं जहां पर, जैसे यहाँ पर जो है अवनि को अगर वो दे दिया होता, एक अंबर दिया होता और एक दिया होता आकाश, जो इसका राइट आंसर होता वो अंबर ही होता है। क्यों अंबर होता? क्योंकि अवनि जो है तत्सम रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ऐसी चीजों को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में बहुत से बच्चे हैं। क्या है? कक्षा में बहुत से बच्चे हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है? विशेषण का कौन सा भेद है? ठीक है, तो ध्यान रखिए, मैं एक बार लिख देता हूं। कक्षा में बहुत से बच्चे हैं। ठीक है, ये जो बहुत से शब्द है, यहां जो है संख्या का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखिए, जैसे आपसे कहा जाए कक्षा में बहुत से बच्चे हैं तो बहुत से विशेषण है। यहां पर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो बहुत से का मतलब होता है कुछ बच्चे हैं, उन्हें गिना जा सकता है, बच्चों को गिना जा सकता है, अर्थात यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन
संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। लेकिन अब यहाँ पर अगर 2-4 बच्चों की बात होती तो निश्चित हो जाता है। अब यहाँ पर 2-4 बच्चे नहीं दिए गए हैं, डायरेक्टली दिया है बहुत से बच्चे हैं, तो बहुत से मतलब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आपने अगर मेरा संज्ञा का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के संज्ञा का वीडियो देख लीजिएगा। बहुत ही फेमस तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास किया गया है संज्ञा को। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा जो होती है, संज्ञा जो है मैं आपको बता दूं, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, समूहवाचक होता है, द्रव्यवाचक होता है और भाववाचक होता है। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है दोस्तों, भाववाचक में भाव दिखाया जाता है, किसी के गुण को दिखाया जाता है, किसी के दोष को दिखाया जाता है, किसी की अवस्था को दिखाया जाता है। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुण और दोष। भाववाचक संज्ञा में जो है गुण और दोष को दिखाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, अगर समझने का प्रयास करेंगे तो कोई भी चीज कठिन नहीं है इस संसार में। आप कोई भी चीज कठिन नहीं है। मनुष्य वह है जो हर कोई कार्य कर सकता है, ये तो पढ़ाई है, ठीक है। तो पढ़ाई तो आप करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको सफल होना है तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और छोटी सफलता के लिए कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बड़ी सफलता के लिए आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आपका सपना अधिकारी बनना है, तो अधिकारी बनने के लिए आपको और अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए ज्यादा बातें न करते हुए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मूर्धन्य व्यंजन है, क्या पूछा गया, मूर्धन्य। मैंने, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है वर्ण विचार का, तो वर्ण विचार वहां से आप देख लीजिएगा। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे वर्ण विचार बाय निशांत ज्ञान या नितिन उपाध्याय, तो वहां पे आ जाएगा। वर्ण विचार का वीडियो देखिएगा। मैंने वहां पे जो है एक ट्रिक बताया है, ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने याद कराया है कौन सा शब्द कहाँ से बोला जाता है। तो मूर्धन्य व्यंजन इसमें से कौन सा है वही आपको बताना है। जो इसका राइट आंसर है, आंसर बताने का प्रयास करिएगा। मूर्धन्य व्यंजन क्या है, ट है। ट वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं सब जो है मूर्धन्य होते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है प क्या है, प जो है ओष्ठ से बोला जाता है। दूसरा ऑप्शन है यह जो है तालु से बोला जाता है। तीसरा ऑप्शन है श, जो ये वाला श है, ठीक है। इसे जो है ऊष्म श बोलते हैं, क्योंकि इसमें बोलते समय मुख से गर्मी निकलती है, ठीक है। तो ये जो होता है ये भी जो है तालव्य होता है। क्या होता है, तालव्य होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है मूर्धन्य व्यंजन क्या है, तो मूर्धन्य व्यंजन ट है। मैंने सभी को बताने का प्रयास किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है जाकर के वहां से वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन बनाइएगा। क्वेश्चन बनाने के बाद आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा। वही आत्मविश्वास आपको परीक्षा क्रैक कराएगा और मेरिट में आपको स्थान दिलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक के बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है बुढ़ापा, बी है कच्छा, सी है साकेत, डी है ऊन, ठीक है। समूहवाचक के बारे में आपसे पूछा गया है। जो इसका राइट आंसर है, समूह मतलब क्या होता है, एक समूह, एक ग्रुप, जहां पर एक से अधिक लोगों को इकट्ठा होने के बाद वो समूह बनेगा, उसे कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा कौन सी है बताने का प्रयास करिएगा। क्या बुढ़ापा समूहवाचक संज्ञा है? नहीं दोस्तों, बुढ़ापा जो है एक भाववाचक संज्ञा, एक अवस्था को दिखा रहा है। साकेत कैसी संज्ञा है? साकेत बताने का प्रयास करिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा साकेत कैसी संज्ञा है। आगे है ऊन। ऊन कैसी संज्ञा है? ऊन एक जातिवाचक संज्ञा है। ऊन के कई प्रकार होते हैं, लेकिन अगर आपसे ऊन कहा जाए तो एक जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। आगे है, एक ऑप्शन बच रहा है कच्छा। ये जो कच्छा शब्द है दोस्तों, ये जो कच्छा शब्द है ये जो है समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा, क्योंकि कच्छा जो है किसी एक के मिलने पर नहीं बनता है। कक्षा में 4, 6, 10 लोग मिलते हैं तब जाकर के एक कक्षा का निर्माण होता है। आपकी कक्षा होगी, आप जिस कक्षा में पढ़ रहे होंगे आप वहीं से थोड़ा सा अंदाजा लगाइएगा। जो मेरी कक्षा है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, तो 5 में जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 लोग मिलकर के कक्षा 5 का निर्माण किए होंगे, ठीक है। तो कक्षा कैसी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा, थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर हिंदी में अपने आप निकल जाता है। सेंस लगाने की बात है, हिंदी का आंसर अपने आप आपके सामने आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नैसर्गिक। नैसर्गिक का यहाँ पे पूछा गया है आपसे पर्यायवाची क्या है, ठीक है। नैसर्गिक का पर्यायवाची आपको बताना है, ठीक है। तो जो नैसर्गिक होता है, ठीक है, जो नैसर्गिक होता है, नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है? आपसे कहा जाए यह चीज नैसर्गिक है। नैसर्गिक का मतलब होता है दोस्तों
क्या होता है? नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। नैसर्गिक का क्या मतलब होता है? प्राकृतिक। अगर आपसे पूछा जाए नैसर्गिक का विलोम क्या होता है तो होता है कृत्रिम। ये जो है यूपीटीटी का फेमस क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या किसी भी राज्य के जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम होते हैं, टेट के एग्जाम होते हैं, वहां पे ये जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पूछ लिया जाता है। मैंने 2011 से अनवरत जो है यूपीटीटी के सिलेबस का थोड़ा सा देखा है और जो क्वेश्चन आते हैं उनका भी एनालाइज किया है, तो मुझे पता चला है क्वेश्चन उसका फेमस क्वेश्चन है। नैसर्गिक का क्या मतलब होता है? कभी कभी नैसर्गिक का पर्यायवाची पूछता है, कभी कभी नैसर्गिक का विलोम पूछ लेता है। तो नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक और नैसर्गिक का जो विलोम होता है कृत्रिम। ध्यान रखिएगा इसे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सांप का पर्यायवाची नहीं है, सांप का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है अहि, बी है सारंग, सी है खग, डी है भुजंग। जो इसका राइट आंसर है सांप का पर्यायवाची नहीं है। इस नहीं शब्द को आप अच्छे से पकड़िएगा। कहीं कहीं पर हम क्वेश्चन को जानते हुए पूरे प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं और वहां पे गलती कर देते हैं। ये जो नहीं शब्द है इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। तो सांप का पर्यायवाची नहीं है आपसे पूछा गया है। अगर आप नहीं शब्द को ध्यान नहीं देंगे तो आपके दिमाग में आएगा सांप का पर्यायवाची है, तो आपने जैसे ही पहला ऑप्शन देखेंगे अहि, वही सही करके आप गोला भर देंगे। ठीक है, तो पूरे प्रश्न को इत्मीनान से ध्यान पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि परीक्षाएं बार बार नहीं होती हैं, सफल आपको एक बार होना है। जीवन में जो अवसर होते हैं ना, अवसर आपको बहुत कम मिलते हैं सफल होने के लिए। तो सफल होने के लिए अवसर बनाना है आपको, तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। खग मतलब होता है पक्षी, खग का क्या मतलब होता है? पक्षी। लेकिन इसके जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, अहि, अहि मतलब होता है सांप, सारंग का मतलब होता है सांप, और भुजंग का मतलब भी होता है सांप। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वैमनस्य का विलोम शब्द है। ठीक है, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यूपीटीटी का। वैमनस्य का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है भिज्ञ, डी बी है अभिज्ञ, इसी तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। जो इसका राइट आंसर है वैमनस्य का क्या विलोम शब्द होता है? वैमनस्य का मतलब होता है सौमनस्य। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैमनस्य का क्या मतलब होता है? सौमनस्य होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आवरण में कौन सा शब्द लगा करके नया शब्द बनाया जा सकता है? कौन सा उपसर्ग लगा करके? उपसर्ग और प्रत्यय से 2-3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कलेक्शन कर लिया है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? आवरण में कौन सा शब्द लगा करके नया शब्द, कौन सा उपसर्ग लगा करके नया शब्द बनाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है नी, बी है, ठीक है, बी क्या है? सी है, एक मिनट, सी है परी। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन लगे हैं, चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा। आवरण में कौन सा उपसर्ग लगा करके नया शब्द बनाया जा सकता है? तावरण में जो है दोस्तों परि उपसर्ग लगाएंगे। जब परि जो है आवरण के सामने लगाएंगे, ठीक है, तो परि धन आवरण होता है पर्यावरण। क्या होता है? पर्यावरण होता है। तो परि उपसर्ग लगा करके आवरण में शब्द बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? पर्यावरण। चारों तरफ का जो आवरण होता है उसे कहा जाता है पर्यावरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे है संस्कार। संस्कार में उपसर्ग आपसे पूछा गया है। संस्कार में क्या उपसर्ग है? जवाब देने का प्रयास करिएगा, जवाब दीजिएगा संस्कार में क्या उपसर्ग है। ठीक है, तो संस्कार में दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संस्कार में सम उपसर्ग है। ठीक है, सम धन कार होता है संस्कार का संधि विच्छेद। क्या होता है? सम धन कार, ये होता है संस्कार का संधि विच्छेद। इसमें जो है विसर्ग संधि होती है, ध्यान रखिएगा, विसर्ग संधि होती है। तो विसर्ग संधि को देखिए, संधि के जो स्वर संधि होती है वहां से क्वेश्चन अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, लेकिन जो व्यंजन और विसर्ग संधि होती है वहां से कुछ गिने चुने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गिने चुने क्वेश्चनों को अगर आप क्वेश्चन आंसर सीरीज में कर लेंगे तो भी आपका सब कुछ क्लियर होने वाला है, कोई समस्या नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सदानंद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सदानंद शब्द का संधि विच्छेद करिए, करने का प्रयास करिएगा। सदानंद, सदानंद का जो होगा वो होगा सत धन आनंद। क्या होगा? सत धन आनंद होगा। ठीक है, सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन आनंद। ठीक है, तो
कुछ गिने चुने ही क्वेश्चन आते हैं जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन आनंद होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पावक का संधि विच्छेद करिए। देखिए, अगर आपने संधि का वीडियो मेरा नहीं देखा है तो जाकर के संधि का वीडियो भी देख लीजिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ा हुआ है। तो पावक का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, तो पावक का जब आप संधि विच्छेद करेंगे होगा पौधन अक। क्या होगा? पौधन अक होगा पावक का संधि विच्छेद। ठीक है, आपने अगर अयादि स्वर संधि पढ़ा होगा तो वहां पे आपको पता होगा पावक का संधि विच्छेद पौधन अक होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं पूरे डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा कैसे होता है, क्यों होता है। ये जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है, आपसे महा चैलेंज दिया जा रहा है। आप इस क्वेश्चन सीरीज को अटेम्प्ट करिए और अपने नंबर को गेन करके बताइए कि मैं इतना नंबर जो है पाया हूँ, मार्क्स इतना लाया हूँ। कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए उसे। अगर आप निशांत ज्ञान पे भरोसा करते हैं तो निशांत ज्ञान को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमालय में किस संधि का प्रयोग हुआ है? आप संधि को जब कोई पढ़ाता है तो संधि का, स्वर संधि का एक पार्ट होता है दीर्घ स्वर संधि, वो सबसे पहले लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हिमालय जो है दोस्तों, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो होगा हिमधन आलय। क्या होगा? हिमधन आलय जो है हिमालय का संधि विच्छेद होगा। और यहाँ पर जो है दीर्घ स्वर संधि, क्या है? दीर्घ स्वर संधि है, ध्यान रखिएगा। हिमालय में कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है। और दीर्घ स्वर संधि किस कहाँ से है? तो कहाँ से है तो आप जानते होंगे, क्या जरूरत है। दीर्घ स्वर संधि के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर नहीं जानते तो वीडियो देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण है? आपसे पूछा गया है आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है अव्ययी भाव, बी है तत्पुरुष, सी है द्वंद्व, डी है द्विगु। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव। क्या है? अव्ययी भाव। ठीक है, किसी भी शब्द में अगर उपसर्ग लगा करके, ध्यान रखिएगा, अगर उपसर्ग लगा करके कोई शब्द दिया रहे, अगर उपसर्ग लगा करके कोई शब्द दिया रहे और आपसे पूछे कि इसमें कौन सा समास है, ठीक है, तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो इसी के साथ संपूर्ण सेशन यह समाप्त होता है। मैंने 25 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने का प्रयास किया है और हिंदी के सभी क्वेश्चन हैं, जो कि देखिए ये जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो है कभी न कभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसा मत मानिएगा कि किसी किताब से लगाते हैं। देखिए किताब से तो क्वेश्चन लगाया जाता है, तो क्वेश्चन का जो कलेक्शन किया जाएगा आपके लिए वो किसी न किसी की बुक से ही किया जाएगा। और बुक से क्यों किया जाएगा? क्योंकि पिछले वर्ष के पेपर हैं, पिछले वर्ष में कहीं ना कहीं आए हैं। ठीक है, तो पिछले वर्ष के क्वेश्चनों का कलेक्शन करके आपके सामने दिया जाता है। तो अगर आप यूपीटीईटी, सीटेट इत्यादि एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। निशांत ज्ञान की पूरी फैमिली आपके लिए संकल्पित है, आपकी सफलता के लिए। जय हिंद, जय भारत।